हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा जिसका नाम है, और आज अपने इसका पार्ट नंबर 5 करने जा रही हैं। तो ये वाला टॉपिक था आपको बोर्ड पर समझाने वाला था, तो इस कारण बोर्ड पर वीडियो बना रहा हूं मैं। तो देखो टॉपिक जो अपना आज का है वो है अपवाह चाल और विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, इससे पीछे अपने गतिशीलता पढ़ा था, लेकिन उससे पहले जब अपवाह वेग या अपवाह चाल वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें अपने अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़ा था। ठीक है, विद्युत क्षेत्र यानी ई में संबंध पढ़ा था। लेकिन आज अपने वी डी और विद्युत धारा जो आई होती है, ठीक है, विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं, इन दोनों में अपने को क्या करना है, संबंध निकालना है। तो इसका जो डेरिवेशन है वो अपने आज करेंगे। तो ये थोड़ा सा क्या था, डेरिवेशन वाला टॉपिक था, तभी मैं बोर्ड पर आपको ये वाला टॉपिक करवा रहा हूं। तो देखो क्या होता है इसमें कि अपने क्या करते हैं कि सबसे पहले एक चालक लेते हैं। कोई फॉर्मूला डेराइव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कोई ना कोई अपने को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। उस एक्सपेरिमेंट के या बेसिस पर ही आप क्या करते हो, कोई रिजल्ट निकालते हो। तो वही चीज है कि कोई अपने चालक ले लिया, मान लो इस चालक की जो टोटल लंबाई है वो एल लंबाई है, एल लंबाई इसकी टोटल है, लेकिन अपने पूरी एल लंबाई ना लेके इसका एक छोटा सा भाग लेते हैं डेल्टा एल। ठीक है, तो इस डेल्टा एल लंबाई पर जब अपने एक विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर लगा देते हैं, ये विद्युत क्षेत्र इसमें क्या है, ई वेक्टर है, जिसकी दिशा इस साइड है, इस साइड है। तो अब आपको पता है कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, धात्विक चालक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, और इस इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण इसमें क्या हो जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अपने को क्या करना है कि जब तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित हो रहे हैं, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग है या अपवाह वेग है और विद्युत धारा के मध्य संबंध निकालना अपने को। ठीक है, तो अपने जब अपवाह वेग को अदिश रूप में लिखते हैं तो उसको अपवाह चाल लिख देते हैं, तभी यहाँ वी डी अपवाह चाल लिया हुआ है। आप अपवाह वेग आ जाए चाहे अपवाह चाल आ जाए, बात एक ही होती है। बस अपवाह वेग को सदिश रूप में लिखते हैं, अपवाह चाल को अदिश रूप में ले लेते हैं अपने। तो वही चीज की मैंने डायग्राम में सारा कुछ लिख दिया। डायग्राम की सारी थ्योरी यहाँ पे है कि चित्रानुसार एक धात्विक चालक का एक अल्पांश डेल्टा एल लंबाई का है। ठीक है, और इस चालक के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन है। यानी कि आपने क्या मान लिया कि इकाई आयतन यानी 1 मीटर क्यूब जो इसका आयतन है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने मान ली कितनी है, एन है। अब आप सोचोगे कि सर ये क्यों मानी है, तो क्योंकि इसका यूज इसमें आएगा। ठीक है ना, इसका यूज इसमें आएगा, इस कारण अपनी तरफ से मानी हुई है, तो अपने ये मान ली। और इसका अपने आगे थ्योरी आप लिख सकते हो, वैसे इसको लंबा चौड़ा करके, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आप लिख सकते हो कि चालक का जो अनुप्रस्थ काट है वो ए है। अनुप्रस्थ काट क्या बताया था कि जैसे मान लो ये पेन है तो इसके सामने का भाग, तो अब ये तार ऐसे जा रही है तो इस तार का सामने से देखने पर, तो ये इसका अनुप्रस्थ काट यानी गोलाकार क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट या क्षेत्रफल, वो कितना आपने मान लिया, ए मान लिया है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट ए है, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग वी डी है, विद्युत क्षेत्र ई है। तो अब देखो, अगर मैं इस अल्पांश का आयतन लिखना चाहूं तो इस अल्पांश का आयतन कितना होगा, कितना होगा आयतन। तो देखो आयतन अपने लिखेंगे तो वो मैं लिख रहा हूं, देखो ए और इनटू में डेल्टा एल, क्षेत्रफल इनटू लंबाई। अब आप सोचोगे कि सर ये आपने कैसे लिखा, तो यहां पे मैं एक उदाहरण द्वारा बता रहा हूं आपको कि अगर मान लो ये एक बेलन आपके पास, ठीक है, तो इस बेलन का जब आप क्या करते हो, आयतन लिखते हो, बेलन का आयतन लिखते हो, बेलन की ऊंचाई मान लिया आपने कितनी है, एच ऊंचाई का बेलन है ये वाला, तो इसका आयतन आप लिखते हो तो आप कहते हो कि सर पाई आर स्क्वेयर एच इसका आयतन होता है, अगर आर इसकी त्रिज्या है तो ये लिख देते हो। तो अब देखो पाई आर स्क्वेयर क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट है इस बेलन का, बेलन का अनुप्रस्थ काट कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर, और एच इसकी क्या है, ऊंचाई है या इस बेलन की लंबाई है। तो वही चीज यहाँ पे अनुप्रस्थ काट आपने पाई आर स्क्वेयर ना लेके ए लिया हुआ है, तो ए इसका अनुप्रस्थ काट है और एच ऊंचाई की जगह इसकी क्या ले लेंगे, ये वाली लंबाई, तो ये इसका आयतन हो जाएगा। अब आपको पता है कि इकाई आयतन में जो आपने ऊपर लिखा था, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये आपने मानी हुई है एन।
ठीक है। तो अगर मैं इस डेल्टा एल लंबाई, या सॉरी इसमें आप जो अल्पांश का आयतन ले रहे हो डेल्टा वी, तो अगर मैं यहां लिखूं डेल्टा वी आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप कह दोगे कि सर एन डेल्टा वी हो जाएगी। इकाई में एन है तो डेल्टा वी में कितनी हो जाएगी, एन डेल्टा वी। तो इस डेल्टा वी की वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो इसमें आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी एन ए इंटू में डेल्टा एल। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई आपके पास, सॉरी इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या कितने डेल्टा वी आयतन में आ गई है, क्योंकि एन तो इकाई आयतन में थी, डेल्टा वी आयतन में क्या आ जाएगी, एन ए इंटू में डेल्टा एल आ जाएगी। ये आ गई। अब ऐसा अपने क्यों कर रहे हैं, कई बच्चे ये सोचेंगे आप में से कि सर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो देखो अपने यहाँ पे एक तो वी डी अपवाह वेग और विद्युत धारा, इसमें संबंध निकालना अपने को। तो अपने क्या करेंगे, विद्युत धारा का मान निकालेंगे, विद्युत धारा का मान। तो विद्युत धारा का मान डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी होता है। ठीक है, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी होता है। तो मेरा मकसद है कि मैं डेल्टा क्यू का मान निकालूं, मतलब इसमें जो आपने भाग लिया हुआ है डेल्टा एल लंबाई का, इस पर टोटल आवेश कितना है उस आवेश का मान मैं यहां पे निकालूं। ठीक है ना। तो उस आवेश का मान निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे डेल्टा क्यू का मान ज्ञात करने के लिए ये सारी प्रोसेस कर रहा हूं। समझ आई इतनी बात। तो अब देखो डेल्टा क्यू का मान निकालते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। तो अब देखो अगर मैं कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो आप कहोगे कि सर ई आवेश होता है ना ई आवेश। अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ रही है डेल्टा वी आयतन में वो इतनी आ रही है, तो ये एक संख्या है इलेक्ट्रॉनों की। तो अगर मैं यहां लिखूं एन ए डेल्टा एल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो ये आवेश आपका डेल्टा क्यू के बराबर आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आएगा, एन ए डेल्टा एल तो है ही, और साथ में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूं इसको, डेल्टा क्यू बराबर एन ए डेल्टा एल और इनटू में ई आ गया यहां पर, और इसको मैंने दे दी समीकरण नंबर 1। यानी ये क्या आ गया, अब डेल्टा क्यू आवेश का मान आ गया। जो आपने अल्पांश लिया हुआ है, मतलब छोटा लंबाई का टुकड़ा लिया हुआ है डेल्टा एल, उस पर कितना आवेश है उस आवेश का मान आपने निकाल लिया। ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे लिखूं कि विद्युत क्षेत्र ई लगाने पर इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग वी डी है, अतः अगर मैं आपको देखो डेल्टा क्यू का मान आ गया, डेल्टा टी का मान अपने निकालने जा रहे हैं आप। ठीक है। अतः डेल्टा एल लंबाई को पार करने में लगा समय निकालना है मुझे, डेल्टा टी। यानी कि डेल्टा क्यू तो आवेश है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस पूरी डेल्टा एल लंबाई को पार कर जाएं, मतलब पूरा पार करें, तो तभी इसमें पूरी डेल्टा एल लंबाई में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो वही चीज है मैं लिख रहा हूं कि डेल्टा टी समय इनको पार करने में लगता है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में वेग होता है, या दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी यहां पे कितनी है, डेल्टा एल है, और वेग कितना है, वी डी के इक्वल है, ये है। ठीक है। तो डेल्टा टी बराबर डेल्टा एल बटा वी डी आ गया, ये आ गई समीकरण नंबर 2 आपके पास। अब देखो डेल्टा क्यू यहां पे आ गया, डेल्टा टी यहां पे आ गया। अब विद्युत धारा निकालनी है, तो धारा के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1/2 से। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी इज इक्वल टू, डेल्टा क्यू का मान तो ये आ जाएगा एन ए डेल्टा एल और स्मॉल ई, और बटा में डेल्टा टी का मान ये वाला आ जाएगा, डेल्टा एल बटा वी डी। ये आ गया। अब डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी को अपने लिख सकते हैं आई, विद्युत धारा।
और डेल्टा एल से ये वाला डेल्टा एल कैंसिल हो जाएगा और ये वी डी ऊपर चला जाएगा, तो आप लिख सकते हो एन ए वी डी ई। आई का मान, जो धारा का मान आपके पास आ गया, वो क्या आ जाएगा, एन ए वी डी ई। समझ आया? तो ये धारा का मान है, और धारा का मान, और इसमें अब आपका ये टॉपिक भी हो गया अपवाह चाल और विद्युत धारा में संबंध। तो विद्युत धारा ये आ रही है, अपवाह चाल ये आ रही है वीडी, तो दोनों में संबंध भी आ गया। तो अपने यहां से कह सकते हैं कि जो आई होती है धारा, वो अपवाह चाल के समानुपाती होती है। ठीक है ना? यानी जैसे जैसे आप अपवाह चाल का मान बढ़ाओगे, बढ़ेगा, धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। धारा का मान क्यों बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से जाना प्रारंभ कर देंगे। तो ये आ जाएगा इसमें। और मैं बच्चों को कहता भी हूँ कि आपको भी बता देता हूँ, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को। और जब भी मैं पढ़ाता हूँ ये वाला टॉपिक बताता भी हूँ। मेरा नाम है नवदीप, ठीक है? तो मेरे नाम में NAVDE, NAVDE ये आ रहे हैं, ठीक है? तो आप इससे भी याद रख सकते हो मेरे नाम से इसको, NAVDE। लेकिन ये डी आप देख लेना कि पैरों में लगा हुआ है, ठीक है ना? तो आई का मान आपके पास क्या आ गया, NAVDE। तो ये फॉर्मूला आप देख लो, ठीक है? अब एक और इसमें दिया हुआ है, अपवाह वेग के रूप में अगर अपने निकालें ये फॉर्मूला, तो वो क्या आ जाएगा कि अपने जानते हैं, वी नो दैट कि अगर मैं यहाँ पे अपवाह वेग के रूप में फॉर्मूला लिखूं, वी डी का मान लिखूं, कि वी डी आपके पास अगर मैं लिखूं तो वो होता है म्यू ई। ये होता है गतिशीलता, और इनटू में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो अगर इसका मान मैं यहाँ पे लिख दूं तो आई का जो फॉर्मूला आ जाएगा एन ए म्यू ई और स्मॉल ई। ये किसके रूप में आ गया, गतिशीलता के रूप में सूत्र आ गया है इसका, ठीक है बच्चों? और ये ऊपर वाला सूत्र किसके रूप में था, अपवाह वेग के रूप में। तो अगर तो आपसे पूछे कि अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध निकालो, तो ये फॉर्मूला निकाल दोगे। और अगर आपको गतिशीलता और विद्युत धारा में पूछे तो ये वाला फॉर्मूला आप निकाल दोगे। समझ आई बात इतनी? अब नेक्स्ट देखो, अपने नेक्स्ट क्या करना है कि इसी में ही और दिया हुआ है, एक बार आप इसको उतार लो, मैं इधर रफ कर देता हूं। उतने टाइम में आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं मैं, वो क्या है वो समझो ध्यान से, कि अगर अपने एक केस लेते हैं, अगर पेन फीका हो गया ये, तो अब देखो, अगर किसी चालक में नियत धारा बह रही हो, नियत धारा बह रही हो, मतलब धारा का मान समय के साथ बदल ना रहा हो, धारा कैसी हो, नियत का मतलब कांस्टेंट हो, ठीक है? कांस्टेंट करंट बह रहा हो, तो धारा का मान जब नियत हो जाएगा, यानी आई का मान आपके पास नियत है, तो अगर मैं यहां पे आई की वैल्यू लिखूं इस समीकरण से, एन ए वी डी और ई, ये भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, ठीक है? अब आपको पता है कि ये n क्या है, संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका मान नहीं बदलता है। इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स रहेगी धातु के लिए। और E क्या है, आवेश का मान है, ठीक है ना? E आवेश है, इसका मान भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इधर ये दोनों चीजें भी कांस्टेंट है, ये वाली चीज कभी भी नहीं बदलती। किसी भी धातु के इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहती है, कांस्टेंट होती है, एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट है ये। तो अगर मैं यहां पे बात करूं AVD, तो ये क्या आ जाएगा, नियत, और बटा में क्या आ जाएगा, NE आ जाएगा। तो इसको भी, ये भी क्या हो गया, अब एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू भी नियत या कांस्टेंट आ गई। कैसे कि अगर मान लो नियत वैल्यू कांस्टेंट, मतलब जिसका मान चेंज ना हो। अगर मान लो ये 10 था, अब 10 के बटा में कोई वैल्यू और आ गई, मान लो 10 के बटा में 5 आ गया, तो अगर मान लो इन दोनों को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट और आएगा। वैसे हाँ, इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी, तो उससे तो अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को क्या है कि यहां पे अपने देख रहे हैं कि AVD का जो गुणा है वो कांस्टेंट आ रहा है, या इसको अपने लिख सकते हैं फिजिक्स में कि किसी चालक A1 VD1 बराबर A2 VD2, ठीक है?
ये वाली समीकरण को अगर ऐसे लिखी हुई हो तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपने पिछले साल 11वां चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें सातत्य समीकरण आई थी, उसमें भी अपने ऐसा ही किया था। ये नियम होता है गणित का कि अगर मान लो ऐसे दो राशियां गुणा में हैं तो उसको कांस्टेंट लिखा हुआ है तो ऐसे उसको लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी तार है, ऐसी तार है आपके पास, ठीक है, ये तार है आपके पास भाई, इधर इधर वाला जो इतना हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा तो क्या है, पतला है, और यहां पे ये तार क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है ये वाले हिस्से में। तो अपने मान लेते हैं कि इसका अनुप्रस्थ काट या क्षेत्रफल तो A2 है ये वाला, और इसका जो अनुप्रस्थ काट है वो कितना है, A1 है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा और यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, तो इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर हो जाएंगे। बराबर का मतलब क्या है कि अगर ये क्षेत्रफल देखो कम है, कम है, ठीक है, तो अब अगर मान लो इस क्षेत्रफल को मैं A1 को मान लेता हूं 5, और इधर गुणा में A2 क्षेत्रफल इससे मान लेता हूं इसको 15, A1 का मान 5 और A2 का मान 15, क्योंकि बड़ा क्षेत्रफल है। तो अब यहां पे ये कह रहा है कि इसका जो इसका अपवाह वेग के साथ जो गुणनफल होगा, उन गुणनफलों का क्या होगा, मान बराबर होगा। अब यहां पे अगर मैं लिख दूं कि 5 और गुणा में यहां पे 3 तो 15, तो इधर भी इन दोनों का गुणा 15 होना चाहिए, मतलब 15। तो मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग है वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर अणुप्रस्थ काट का मान अधिक होगा, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग वहां पर कम होगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन अणुप्रस्थ काट किसी भी तार का क्या होगा, कम होगा, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग वहां पर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके की समीकरण है जो आपने सातत्य समीकरण पिछली बार पढ़ी थी। उसमें क्या था कि अगर मान लो आप किसी पाइप में पानी डाल रहे हो, कोई भी आपके पास असमान अनुप्रस्थ काट की पाइप है, तो A1 V1 बराबर A2 V2 ये पढ़ा था भी। जहां पे क्षेत्रफल ज्यादा होगा पानी का वेग कम होगा, और जहां पर क्या होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा पानी का वेग क्या होगा, वहां पर सॉरी क्षेत्रफल कम है पानी का वेग ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा पानी का वेग कम। तो बिल्कुल वैसे ही जहां पे क्षेत्रफल कम, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग वहां पर क्या होगा, ज्यादा, और जहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों इसका क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कम हो जाएगा। अब कारण क्या है इसका, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों को घूमने फिरने के लिए अपवाह वेग होता क्या है कि जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो वो गति करने वाले इलेक्ट्रॉन यहां आराम से घूम सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, उन पर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, कम जगह में से निकलेंगे जब वो, ठीक है ना, तो यहां उनका क्या आ जाएगा, ज्यादा। तो ये वाली चीज आपको हमेशा याद रखनी है। कई बार पेपर में यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि सिद्ध कीजिए कि किसी असमान अनुप्रस्थ काट की पाइप के लिए या असमान अनुप्रस्थ काट के चालक के लिए क्या होता है कि अपवाह वेग और उसके अनुप्रस्थ काट का जो गुणनफल है वो नियत रहता है। तो उसमें आपको ये सारा सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। समझ आई ये चीज आपको? उम्मीद है मुझे समझ आ गई होगी। तो इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये वाली चीज हो सकता है कई बच्चों को लगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये वाली वैल्यू छोटी है तो और ये वाली वैल्यू बड़ी है, एक अनुप्रस्थ काट छोटा है एक बड़ा है, तो छोटी के साथ बड़ी का गुणा और बड़ी के साथ छोटी का गुणा, दोनों का गुणा नियत रहना चाहिए। कि अगर मैं आपको ये कह दूं, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू और बता देता हूं कि इधर तो है 10 और इधर है 20, और आपको कहा हुआ है कि जो दोनों का दोनों बराबर में होने चाहिए, आपको क्या करना है, समान संख्या से गुणा करना है। इसको आपने 10 से गुणा कर दिया तो इसको ऑटोमेटिक छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल समान रहना चाहिए। तो गुणनफल समान रखने के लिए छोटी संख्या को बड़ी से और बड़ी संख्या को छोटी से गुणा करना पड़ेगा। तो वही जो लॉजिक है वो आपका यहां पर लगता है बच्चों। तो इसको आप लिख लो, उतार लो, फिर अपने थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। छोटा सा टॉपिक है नेक्स्ट भी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों क्या है, आपके सामने यहाँ पे हेडिंग लिख दी कि अपवाह चाल और विद्युत विभवांतर में संबंध। ठीक है, अब आपने क्या किया, पहले विद्युत क्षेत्र और अपवाह वेग में संबंध निकाला था, फिर आपने विद्युत धारा और अपवाह वेग में निकाला। अब तीसरे नंबर पर आता है अपवाह चाल और विभवांतर में संबंध। तो आपको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे ई लगा हुआ है, ठीक है, तो
इसी से ही अगर अपने क्या माने, माना चालक की लंबाई स्मॉल एल है, तो इसके तो इस पर लगाया गया विद्युत क्षेत्र, तो इस पर लगाया गया विद्युत क्षेत्र, अगर मैं विद्युत क्षेत्र E लिखूं तो मैं उसको V बटा L लिख सकता हूं। V यहाँ पे क्या है, इस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। अब देखो ये तो डेल्टा L तो अल्पांश था, ये क्या है, किसी तार का टुकड़ा है छोटा। अब पूरी तार की लंबाई अगर L मान लूं तो तार के सिरों का जो विभवांतर है वो V मान लूं, तो जो इसमें विद्युत क्षेत्र E लगाया हुआ है वो V बटा L के बराबर हो जाएगा। यहां मत कंफ्यूज हो ना कि सर आपने डेल्टा एल लिया, यहाँ स्मॉल एल, यहां मैं सारे चालक की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर चालक के एक छोटे टुकड़े की बात कर रहा था, इतना फर्क है, ठीक है ना। तो E बराबर V बटा एल, समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। अब देखो, अब हम जानते हैं कि अब आपको किसमें संबंध निकालना है, विद्युत विभवांतर और अपवाह वेग में, कि Vd जो अपवाह वेग होता है, अपवाह वेग Vd ये किसके इक्वल आ जाता है बच्चों, देखो Vd इज इक्वल टू आपके पास E अपॉन M और इनटू में टो, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। Vd का जो ये फॉर्मूला लिखा था, और E टो अपॉन M को अपने गतिशीलता कह देते हैं। तो अब ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 से E का मान 2 में रखने पर क्या आ जाएगा, 2 में रखने पर, तो 2 में जब अपने इसके मान रखेंगे तो आपके पास देखो यहाँ E का मान ये वाला रख दो, तो Vd इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, E V अपॉन में M L और इनटू में क्या आ जाएगा टो, जो कि क्या है, विद्युत क्या है, विद्युत विभवांतर और अपवाह वेग में क्या है, संबंध है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि अपवाह वेग विभवांतर के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। Vd है वो क्या होता है, V के समानुपाती होता है, मतलब विभवांतर बढ़ाओगे तो क्या होगा, अपवाह वेग का मान भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस कारण क्या है कि आप इससे क्या कर सकते हो, संबंध निकाल सकते हो। अब आपकी बुक में मैं देख लेता हूं, कुछ और तो नहीं है, और कुछ भी नहीं है बच्चों, यही था टॉपिक आपका, इसको देख लो आप, आपके मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक। तो ये 2 टॉपिक थे। तो एक चीज और कि ये जो 2 टॉपिक मैंने आपको आज करवाए हैं, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। तो और इससे जो आगे वाले टॉपिक आएंगे, प्रतिरोध आएगा, प्रतिरोधकता आएगा, प्रतिरोधों का समांतर श्रेणी क्रम आएगा, 3-4 टॉपिक जो आपके सिलेबस में अब नहीं है, लेकिन आपको करने जरूर हैं, क्योंकि वो आपके बेस हैं टॉपिक। अगर वो टॉपिक आपने छोड़ दिए, अब छोड़ दिए, तो 10वें चैप्टर में जाके आपके दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहां पे 10वें चैप्टर में प्रतिरोध के सूत्र काम में आएंगे, तो आपको वो पता होना चाहिए। दूसरी बात, 16वें चैप्टर में भी प्रतिरोधकता चालकता वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो वहां पे एक प्रतिरोधकता चालकता अपने को करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे वो सिलेबस में है। तो प्रतिरोधकता चालकता को नहीं समझोगे तो आपका नहीं ये क्लियर हो पाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक चाहे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे आने वाले चैप्टरों में उनका यूज है, तो इस कारण आपको वो टॉपिक करने पड़ेंगे। तो ये थे बच्चों आपके आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।